Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing our series Most Expected Polity Current Affairs for UPSC CSE 2021-22. तो my friends, बड़ा ही डेंजरस करंट अफेयर्स और बड़ा ही मच इन डिबेट करंट अफेयर इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इन फैक्ट आप टेलीविजन ऑन करोगे तो आपको सामने ही दिखाई देगा द फार्म लॉस कंट्रोवर्सी। सो जब भी कुछ इस तरह का बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है टॉपिक, तो आई होप यू रियलाइज दैट यूपीएससी में ये एग्जैक्टली एक बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट फार्म लॉस कंट्रोवर्सी and I'm going to try and address this. Now, before I start this, you should know I'm Dr. Siddharth Arora. मुझे on the Unacademy channel सिड लाइव कोड नाम से जाना जाता है। तो सिड लाइव वो कोड है जो आपको यूज करना है एवरी टाइम यू टेक अ स्पेशल क्लास, एवरी टाइम यू टेक अ क्विज, एवरी टाइम यू टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो सर प्लस सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है बेटा? प्लस सब्सक्रिप्शन इसलिए लेना है बिकॉज ऑनलाइन की दुनिया में लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है अन अकेडमी। तो कोई वजह ही होगी। हाँ माय फ्रेंड्स, वजह है दैट आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। अरे 1 to 1 जब एजुकेटर के साथ तुम पढ़ोगे ना माय फ्रेंड्स, उसी टाइम डाउट्स पूछ लोगे, उसी टाइम तुम्हें पोल्स अटेंड करने का, डिस्कशन करने का मौका मिलेगा ना। दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यू शुड, ये एक्सपीरियंस ये देखकर होता है। यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस। प्लस हर कोर्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि जो भी हैपहैज़र्ड पढ़ा दिया गया। एवरीथिंग इज वेल थॉट आउट। एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होता है। प्लस सबसे अच्छा बात है कि तुम एक ही बार सब्सक्रिप्शन लो, फिर सारे लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस तुम्हें मिल जाएंगे। तुम उनको डाउनलोड कर लो और जब तुम्हें कंफर्टेबल होगा उसको वॉच कर लो। सो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप तुम डाउनलोड कर लो। तुम्हें जो कुछ मैंने अभी भी बताया वो सब कुछ इस पर अवेलेबल हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी एंड अनाउंसमेंट कि यू शुड ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। या तो इस कोड को स्कैन कर लो या फिर इस लिंक को क्लिक कर दो। आइदर वेज इस पे इट इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांटेज फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ अपडेट्स मिलता है, कोई नया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, नए एमसीक्यूज एक्सेट्रा। आई विल कीप शेयरिंग विद यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया इज अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्लस ये गलती मत सोच लेना, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक, इनफैक्ट इंटरव्यू तक की भी प्रिपरेशन तुम्हारे पास एक ही रूफ के अंडर हो जाएगी। ह्यूज अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। तो जो लोग इसको भी महंगा बोलते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ अन अकेडमी कितना एक्सपेंसिव है फॉर यू टू गेट इवन एनी मीनिंगफुल मेंटोरिंग या फिर लर्निंग फॉर यूपीएससी सीएसई। उसके कंपैरिजन में एक फ्रैक्शन है। तो जो मेरे फ्रेंड्स 2021 में या 22 में अटेम्प्ट करें, टेक अ 12 month कोर्स। जो लोग 22 या 23 में अटेम्प्ट करें, यू कैन टेक अ 24 month और अ 36 month कोर्स। बट एक चीज़ मत भूलना, वेन एवर यू टेक द कोड, यूज द कोड सेट लाइव, तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वेलकम टू टीम सेट लाइव। वेरी गुड। तो यही तुम्हें जीएस कोर्सेज में प्लस कोर्सेज पे भी मिल जाएगा, यही तुम्हें आइकॉनिक कोर्सेज में। प्लस एक और अनाउंसमेंट दैट ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो ओपन ऑन अन अकेडमी। Either ways, use the code SIDLIVE. You're a wise gang of students, my friends. अब वक्त बहुत करीब है। Don't waste a single more moment. You're a wise gang of students. Take a wise decision now. आज का टॉपिक, तो ये फोटोग्राफ्स, इस तरह की फोटोग्राफ्स आजकल बड़ी कॉमनली तुम्हें दिखाई दे रही है। तो ये ऑब्वियसली हो रहे हैं प्रोटेस्ट। पहले पंजाब में हो रहे थे, नाउ इट हैज स्प्रेड आउट ऑल द वे टू दिल्ली। दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी आपको इस तरह की फोटोग्राफ्स बहुत सारी दिखेगी, जिसमें thousands and thousands of farmers are protesting against the recently passed farm laws by the government of India or rather the parliament. तो सर ये सब हो क्यों रहा है? हाँ बेटा, पहले इंपॉर्टेंट बात है, बट इससे पहले कि मैं शुरू करूँ तो मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। क्या? कि मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पॉलिटी है। लो सर, क्या बात कर रहे हो? ऐसा बोल रहे हो जैसा हमें पता ही नहीं था। एब्सोल्युटली, ये POLITY है। तो इसको केवल POLITY समझा जाए। कृपा करके इसमें POLITICS का तड़का ना मारा जाए। आई एम टीचिंग यू ओनली पॉलिटी। आई एम नॉट टीचिंग यू पॉलिटिक्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन पॉलिटी। तो मैं जो तुम्हें अभी बता रहा हूँ वो केवल लॉ है और ये रियलिटी है।
तो इस रियलिटी को कितने लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, वो तुम्हारी बात है। इट इज़ ओपन टू डिबेट। मेरा काम है तुम्हारे सामने फैक्ट्स रख देना। तो कृपा करके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से दूर रखिए और इन लॉज पर ध्यान दीजिए। तो 3 लॉज पास हुए। पहला लॉ है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ इन लोकसभा। सर बिल कहाँ बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, ये तो ऑर्डिनेंस है। हाँ बेटा, तो ये जून ऑफ 2020 में ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश पास किया गया था। लेकिन जितना तुम्हें पॉलिटी थोड़ा बहुत आइडिया हो गई कि ऑर्डिनेंस हैज टू आल्सो पास थ्रू द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और उसी के तहत हमने लोकसभा में 14 सितंबर 2020 को ये इंट्रोड्यूस किया, 17 सितंबर 2020 को पास कर दिया, फिर राज्यसभा में 20 सितंबर 2020 को पास किया, एंड देन द प्रेसिडेंट गेव असेंट ऑन 27 सितंबर 2020। तो यही फार्मर्स ब्रैकेट में एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस अब बन गया एक्ट ऑफ 2020। Second is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Ordinance 2020। तो रूल सेम है, लॉजिक सेम है, इसको भी वैसे ही पास किया गया एंड 27 सितंबर 2020 को ये भी लॉ या फिर एक्ट बन गया। और थर्ड था द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिसमें कुछ संशोधन किए गए, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, उसको भी पास किया गया इन द सेम वे ऑन ऑलमोस्ट द सेम डेट। सो ये सारे सिचुएशन हुई तो इन 3 लॉज के बारे में धमाका हो गया। क्या हो गया सर? बड़ा ऑपोजिशन हो गया। ऑपोजिशन हो गया, वाई? तो ऑपोजिशन हुआ क्यों, राइट? ये इतना कुछ क्या हंगामा है, तो ये देखने के लिए भी हमें कुछ पता करना पड़ेगा। तो सर ये सिर्फ ऐसा नहीं है दैट ओनली फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, देयर हैज बीन अ ह्यूज पॉलिटिकल बैकलैश अगेंस्ट दिस ऑल्सो। सो अगर आपको फोटोग्राफ्स में देख रहा होगा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वाज टू फाइट malicious anti-national farm laws through agitation and even legal action. So I really wonder, ये हो क्या रहा है? Why is this so much under objection? तो इसको समझने के लिए हमें एक एक लॉ को पकड़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसको अभी अभी मैंने बताया। तो पहले इसके तहत देखते हैं, कुछ नहीं देखते क्या? पहले मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि हमारे अन्नदाता, हमारे फार्मर्स एक्चुअली जो हु ब्रिंग द फूड ऑल द वे टू आवर टेबल, जो इतनी मेहनत करके हमारे लिए अन्न प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्चुअली करते कैसे? हाउ डू दे सेल इट? तो पहले हार्वेस्ट होता है, कटाई के बाद वो अपना जो भी प्रोड्यूस होता है उसको लेकर APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जिनको नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा में मंडी, और अगर बिहार साइड पे जाओगे तो बाजार समिति बोला जाता है, वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। ओके, फिर वहाँ पर एक अड़तिया बैठा होता है जिसको कमीशन एजेंट बोला जाता है। वो एक पर्टिकुलर फीस चार्ज करता है, परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस चार्ज करता है, और जी हो गया काम तुम्हारा, बाय बाय। मतलब अड़तिया तुम्हें बोलेगा तुम्हारा माल बिक गया, फला फला रेट पे बिक गया, तो आर यू हैप्पी? इफ यू आर हैप्पी, फाइन, यू गो बैक होम एंड you carry on your life in whatever ways it was possible. Very beautiful. No, my friend. ये there is more to the eyes than you can see. क्या बात कर रहे हो? तो हमें 1947 के समय वो ट्रैवल कर रहा है। 1947 में क्या था? 1947 में सीन थोड़ा सा हमने टॉलरेट करना स्टार्ट किया। बड़ी अजीब प्रॉब्लम है माय फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी डेंजरस प्रॉब्लम। बड़ा 1947 ऑनवर्ड्स हमने बैंकिंग को रेगुलेट होते हुए देखा, हमने इंडस्ट्रीज को रेगुलेट होते हुए देखा, हमने लाइसेंस राज को भी जाते हुए देखा। एक हमारा फार्मर, एक हमारा किसान ही पीछे रह गया। फार्मर और द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोस्टली अनऑर्गेनाइज रहा। इनफैक्ट अगर मैं सही मायनों में वर्ड यूज करूं तो एक्सप्लॉइटेड रहा। यस, वो एक्सप्लॉइटेड रहा। बड़ी मेहनत करता है माय फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे किसानों के हालात बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वो वी हैव सीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किसान एंड थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड। बड़े शर्म की बात है, इतने सालों के बाद भी हमारे देश में फार्मर, हमारे यहाँ के किसान सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में हमने देखा है। तो एक मेहनत करता हुआ फार्मर सब कुछ अपना दे देता है अपना हमारे लिए खाना। जय जवान जय किसान इन द ट्रूएस्ट सेंस, ये सही बात है। लेकिन ही इज ऑल्सो लेफ्ट टू द वेगरीज ऑफ नेचर, और प्लस ये तो वेगरीज ऑफ नेचर है, फिर उसके ऊपर लोन का खर्चा,
उसको कभी इरिगेशन की प्रॉब्लम, कभी लोन शॉक, कभी उसका माल खराब हो जाता है, कभी पेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, कभी माल का रेट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, एंड दैट इज वाई ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी है। बेचारा परेशान है, सुसाइड कर रहा है, डिप्रेस्ड है। इनफैक्ट ऐसे स्टोरीज में बोला जाता है आजकल, मतलब बोला जाता है कि शायद ही कोई किसान है जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को किसान बनने को इंस्पायर करना चाहता है। बोलते बहुत हो गया यार, हमसे नहीं होता। तो हमारे यहाँ का किसान, हमारे देश का किसान, विच नेवर हैव हैपेंड इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लाइक आवर्स, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो 1947 में भी ऐसा ही हो रहा था। तो एपीएमसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज बनाई। क्यों? क्योंकि इससे पहले कहानी कुछ और होती थी। होती ये थी कि बेचारा किसान लोन शार्क्स, ओके, लोन शार्क्स के चंगुल से निकल नहीं पाता था। बड़ा सिंपल सा रूल है, ओके। तो बेचारा किसान को बो सोइंग के टाइम पर पैसा चाहिए होता था, तो उसको एक लोन शार्क मिल जाता था। बोलता था भाई तेरे को पैसा चाहिए? बोला हाँ चाहिए। तो बोला फला फला रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, तो वो बेचारा मान जाता था, क्या करे। उसके बाद बोलते थे ना ये भी पूरा नहीं हुआ, अब जब तेरा कटाई होगी ना भाई, जब तेरा हार्वेस्ट हो जाएगा ना, तेरे को मेरे पास ही बेचना पड़ेगा। ओहो, बेचारा किसान बोलता था चल भाई जो मर्जी करे। तो जब वो उसका रेट मिलता था वो इतना कम होता था कि बेचारा वो जस्ट सस्टेन ही कर सकता था। जैसे बोलते दाल चावल का ही हिसाब चल रहा था। अभी बेचारे का कुछ भी सर्वाइवल नहीं है। उसको ये अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, यही साइकिल कंटिन्यू करता गया। और अगर उसमें बीच में ऐसा कुछ हो गया जिसमें सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, कुछ पेस्ट की वजह से कोई बीमारी लग गई, कुछ हो गया, खत्म, गेम इज ओवर एंड इट इज़ वेरी वेरी सैड। तो फिर गवर्नमेंट्स ने क्या किया? गवर्नमेंट्स ने बनाए एपीएमसी। तो ये जिस तरह का है, तो दीज वर द मंडीज और द बाजार समितिज। एक्चुअली बिहार में जो वर्ड यूज किया जाता है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, बाजार समिति। तो ये तो है, ये आज़ादपुर मंडी है विच इज अमंग्स एशियाज लार्जेस्ट मंडी, उसका सिंबल है। तो वहां पर वाला बोला बहुत सिंपल है, तुम्हें लोन शार्क के पास नहीं जाने का, ओके, तुम अपना माल लेकर आओ, यहाँ पर एपीएमसी है, यहाँ पर कमीशन एजेंट्स मिलेंगे जो कि अड़तीय होंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी, वो तुम्हारा माल हाथों हाथ बिकवा देगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम घर जाओ। तो तुम ये लोन शार्क का फंडा से बच गए। सही है, आपको लग रहा होगा वाह ये बहुत अच्छा हुआ। बेटा मैंने तुम्हें ये बात बोली कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मतलब दिस वॉज नॉट द सोल्यूशन जो कि एक्चुअली सब कुछ सॉल्व कर रहा। हमने धीरे धीरे नोटिस किया कि एपीएमसी अपना काम ठीक से नहीं करे। सो दिस इज वन ऑफ द newspapers which is committing APMCs are hotbed of politics, corruption and monopoly. क्या वर्ड यूज किया मैंने? मोनोपोली। क्या वर्ड यूज किया मैंने? मोनोपोली। दे आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये पार्लियामेंट पैनल ऑन एग्रीकल्चर की खुद की ऑब्जर्वेशन है। ऐसा क्यों हुआ होगा? बड़ा सिंपल सी बात थी, एपीएमसीज में सारे के सारा माल आ रहा है, इतना सब हार्वेस्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर एक अड़तिया और द एजेंट जिसको बोलते हैं 1 2 3 4, ये लोग आकर फार्मर से माल खरीद रहे। बेटा होना ऐसा चाहिए था, यहां होनी चाहिए थी प्राइस डिस्कवरी। क्या होनी चाहिए थी? प्राइस डिस्कवरी। व्हाट इज प्राइस डिस्कवरी? प्राइस डिस्कवरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जैसे शेयर मार्केट में होती है। तो देयर इज नो प्राइस, मेरी वर्ड सुनो, देयर इज नो प्राइस टू रिलायंस का शेयर और फॉर दैट मैटर टाटा स्टील का शेयर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड घटेगी प्राइस घटनी चाहिए। उसी बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए। बिल्कुल। तो एक अड़तिया या एक कमीशन एजेंट बोलेगा 20 रुपया, दूसरे वाला बोलेगा ना 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 बड़ी डिमांड है 21 रुपया, तीसरा बोलेगा ना 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 25 रुपीज, द अदर वन सेज नो 30 रुपीज। सो हु इज द हैप्पियर वन? द फार्मर। बिल्कुल। तो फार्मर को अपना प्रोड्यूस बेचने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब मोनोपोलाइज कर देते। सो द अड़तियास दे स्टार्ट द कमीशन एजेंट सेड ना भाई हमारा फायदा होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स लेट अस मोनोपोलाइज, हम बाहर किसी को बेचने ही नहीं देंगे। तो इन अदर वर्ड्स हम ये प्राइस डिस्कवरी होने ही नहीं देंगे, सब लोग आसपास का ही प्राइस बोलेंगे, फार्मर के पास कोई मजबूरी में और कोई चॉइस ही नहीं बट टू सेल इट। ओह, सो वेयर इज द प्राइस डिस्कवरी? सर्टेनली नॉट। और अगर भगवान ना करे ऐसा हो
कि जिस दिन सच में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और प्राइसेस बहुत कम है, तो उसकी कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है तुम्हें, लेकिन डिसएडवांटेज भयंकर होगी, बिकॉज कोई भी कमीशन एजेंट उसको महंगा नहीं खरीदेगा। आइदर वेज यू आर इन ट्रबल। दूसरी बात है, देयर इज पॉलिटिक्स एंड करप्शन, बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट्स ही अपॉइंट करते हैं अड़तियाज, वहां पे एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस में फीस होती है, एंड द स्टोरी कंटिन्यूज, इट हैज बिकम अ हॉट बेड ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन एंड मोनोपोली। तो ये हो अड़तियाज है, तो इसका ये, और प्लीज मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, ये चल रहा है, ये एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन में चल रहा है एंड एवरीवन नोज अबाउट इट। मेरी प्रॉब्लम ये थोड़ा है कमीशन एजेंट को देखना, मेरा तो प्रॉब्लम है मेरा फार्मर खुश होना चाहिए। डू यू अग्री और नॉट? इट इज वेरी वेरी सिंपल। मैं तो आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए मुझे तो मेरे फार्मर का ख्याल रखना है ना यार। मुझे मोनोपोली होते हुए मेरे फार्मर का नुकसान हो रहा, आई विल सर्टेनली इंटरफेयर। करेक्ट, दैट्स द पॉइंट। सो हम लोगों ने बहुत सारे, तो हमारी गवर्नमेंट्स ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाई, ई नाम पोर्टल कनेक्टिंग किया, फार्मर्स ट्रांसफॉर्मिंग मार्केट, हमने सोचा कि इसको ऐप को लॉन्च करेंगे, टारगेट्स अचीव करेंगे, फिर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बेटा कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? हमने ई नाम बना दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने चला दिया, लेकिन मेरे फार्मर के बारे में सोचो यार। नॉट मेनी ऑफ देम आर लिटरेट, नॉट मेनी ऑफ देम have got the awareness or the capability of doing this part. अभी भी ज़्यादातर फार्मर्स आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन मंडीज एंड एपीएमसीज। तो ये एपीएमसीज मेंटेन कर रहे हैं फाइनेंशियल एज वेल एज जोग्राफिकल मोनोपोली। ये क्या होता है? तो एपीएमसी, प्लीज ध्यान से सुनना, एपीएमसी एक्ट जिसके तहत एपीएमसी फंक्शन करता है, वो एक आर्म ऑफ द स्टेट है, एंड द मार्केट फीस इज लाइक द टैक्स लेवीड बाय द स्टेट। तो ये कुछ सर्विस पर टैक्स नहीं हो रहा, ये एक तरह से स्टेट ही टैक्स लगा रहा है। फिर ऐसा नहीं है कि एपीएमसी इज फ्री फॉर ऑल, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे फीस, बहुत सारे सेस लेवी होते हैं। एपीएमसी एक मार्केट फीस भी चार्ज करती है फ्रॉम बायर्स, एक लाइसेंसिंग फी भी चार्ज करती है फ्रॉम कमीशनिंग एजेंट्स, जो कि ऑब्वियसली मीडिएट करता है बिटवीन बायर्स एंड फार्मर्स। और ये लाइसेंसिंग फीस अक्रॉस द बोर्ड है, अक्रॉस द बोर्ड, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी चीज़ के लिए कहीं कम कहीं ज़्यादा, बट सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेक फ्रॉम बोथ सेलर्स एज वेल एज होलसेलर्स से ये फीस चार्ज कर दिया जाता है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग लाइसेंसेज होते हैं, और वो मार्केटिंग कमिटी से मिलते हैं। और सबसे मजे प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, मैं तो फिर बोल रहा हूँ, मुझे क्या जा रहा है, तुम लोग को जितनी मर्जी फीस चार्ज करो, नुकसान बेचारे मेरे किसान का होता है। तो फार्मर्स को एक्चुअली जितना उनको मिलना चाहिए उससे सिर्फ 25 to 30% मिलता है। ये एक सच्चाई है जिससे आप अपने आप को छुपा नहीं सकते हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद भी अंत नहीं होता। देयर आर मेनी 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 सच इवेंट्स जिसमें एपीएमसीज से जो पैसे मिलने चाहिए थे टू द फार्मर वो डिलेड मिलते हैं। तो सारा सिचुएशन है भाई, हम करें तो करें क्या, बिकॉज एपीएमसी के बिना और कोई रास्ता ही नहीं है। आई डोंट एग्री सर, मैं सोनीपत का फार्मर हूं, मैं सोनीपत के एपीएमसी में नहीं जाऊंगा। मैं ऐसे करता हूं कि मैं राजस्थान के किसी एपीएमसी में मंडी में जाके माल बेच दूंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं कर सकते। जहाँ जिस एपीएमसी में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है वहीं पर ही तुम जाकर उसी ज्योग्राफिकल एरिया में तुम बेच सकते हो। व्हाट? यस, इसको बोलते हैं मोनोपोली। तो दोनों तरह की मोनोपोली में तुम फंस गए हो। एक फाइनेंशियल मोनोपोली कि भैया जब तक अड़तिया ने हाथ नहीं लगाया तब तक तुम्हारा माल बिकेगा नहीं, और दूसरा कि अब तुम्हारे पास ज्योग्राफिकल मोनोपोली। आर यू अंडरस्टैंडिंग द सफोकेशन थ्रू विच माई फार्मर इज पासिंग? अब उसके पास बेचारे के पास कोई चॉइस है नहीं। तो आपने अब इस बारे में क्या किया? तो सर एक और प्रॉब्लम है। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला, मैंने कहा गवर्नमेंट यार ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ करना चाहिए। तो गवर्नमेंट बोले यस, क्या करना चाहिए? तो बोला मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस होना चाहिए। यस, तो गवर्नमेंट ने बोला ये वाली बात तो सही है, ठीक है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी तो प्राइस घटेगी, लेकिन फिर भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा जिस पे गवर्नमेंट तुमसे सामान खरीद लेगी। सो 22 to 23 सच क्रॉप प्रोडक्ट्स को मान लिया गया है जो कि एमएसपी से गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। एक सवाल उठता है मेरे दिल में आया कि गवर्नमेंट क्यों खरीदेगी, गवर्नमेंट को क्यों खरीदना? नंबर वन, दैट गवर्नमेंट को ये खरीदना चाहिए फॉर मेंटेनिंग देयर ओन फूड स्टॉक।
तो हमें फूड स्टॉक मेंटेन करना है, हमको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड देना भी है, ये भी हमें करना है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, मैं तो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो हम है वेलफेयर स्टेट। यस, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, दैट ऑल आवर लॉज, ऑल आवर पॉलिसीज शुड बी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये एक इंपॉर्टेंट सीन है, दिस इज द रिलेशनशिप टू मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंडिया का गवर्नमेंट का वेलफेयर कॉन्सेप्ट है, और वो काम करता है द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द भारतीय खाद्य निगम। तो ये एक्वायर करेंगे, प्रोक्योर करेंगे फूड ऑन एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो आपका नुकसान नहीं होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन लेकिन कंट्रोवर्सी कुछ और ही चालू हो रही है। क्या मतलब? तो वी हैव टू गो बैक टू द लॉ, जिसको आज हम बोला जा रहे हैं, जिसमें बोला गया द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसकी कंट्रोवर्सी क्या है। मैं बताता हूं ओके। सो फर्स्ट कंट्रोवर्सी है कि इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या इल्जाम लगा रहा है सर? इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि, या फिर आशंका ये पेश की जा रही है कि एपीएमसीज बंद हो जाएंगे। एपीएमसीज को बंद किया जा रहा है। सो वी आर क्लोजिंग डाउन द एपीएमसीज, और एपीएमसीज बंद हो गया ना, तो सर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एपीएमसीज बंद हो गया तो हमारा जो किसान है वो फंस जाएगा फिर से ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोन शार्क। वो 1947 वाला टाइम दोबारा आ जाएगा। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा सर। कैसे नहीं फंसेगा? बेटा मैंने पूरा लॉ पढ़ा। कौन सा वाला लॉ? अभी जो मैंने लॉ पढ़ाया, जो अभी पार्लियामेंट ने पास किया, एपीएमसी को बंद नहीं किया जा रहा। क्या बात कर रहा हूं? यस, एपीएमसी को बंद नहीं किया जा रहा, ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं है। तो क्या किया जा रहा है? एपीएमसी को रेगुलेट किया जा रहा है। क्यों रेगुलेट करने की जरूरत पड़ रही है? रेगुलेट करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ताकि ये दिन हमको ना देखना पड़े। क्या? दैट एपीएमसीज आर हॉटबेड ऑफ पॉलिटिक्स, करप्शन एंड मोनोपोली। ये हमको नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि फार्मर्स को प्राइस डिस्कवरी का मौका मिले और मोनोपोलाइजेशन ऑफ एपीएमसीज बंद हो जाए। कैसे बंद होगी? एपीएमसीज की मोनोपोलाइजेशन कैसे बंद होगी? उसके लिए हम अलाउ करेंगे इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, मैं फिर बोल रहा हूं, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। व्हाट आर यू सेइंग? इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड क्या होता है? तो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, तुम सोनीपत के फार्मर हो, तो भाई तुम नहीं बेच सकते बाहर सोनीपत के, अब से बेच सकते हो। व्हाट? यस। तो इससे क्या खत्म हो जाएगा? इससे खत्म हो जाएगा एपीएमसी की मोनोपोली। एपीएमसी नहीं खत्म हो रहा, एपीएमसी की मोनोपोली खत्म हो रही है, उसका वर्चस्व खत्म हो रहा है। वह एक ही साइड से, सिर्फ जहां पर फार्मर्स के पास, अगर फार्मर को कहीं अच्छा अपना रेट मिलता है तो उसको देना चाहिए। अच्छा, एपीएमसी नहीं जा रहे ना, एपीएमसी नहीं जा रहे। ओह सर, एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि एमएसपी जा रहे। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपका माल नहीं खरीदेंगे फार्मर। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या बात करो? इस पूरे के पूरे लॉ में एमएसपी के विषय में कुछ वर्ड लिखा ही नहीं है। तो जो चीज लिखी ही नहीं है उसको लिया कहां जा रहा है? Obviously, the government procurement will continue. The Honorable Prime Minister Mr. नरेंद्र मोदी खुद सितंबर 20, 2020 को आके, या प्राइम मिनिस्टर, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट आकर बोल रहे हैं कि मैं खुद तुम्हें यकीन दिला रहा हूं एमएसपी कंटिन्यू होगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट विल कंटिन्यू। तो ये भी नहीं जा रहा ना, ये नहीं जा रहा। और उनका ये स्टेटमेंट थी, आई सेड इट अर्लियर एंड आई सेड वंस अगेन, system of MSP will remain, government procurement will continue, we are here to serve our farmers, we will do everything possible to support them and ensure a better life for their coming generation। तो ये उन्होंने खुद बोला है। तो भाई जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हो, उस गवर्नमेंट का हेड जब तुम्हें बोल रहा है, our agriculture is in a desperate need of latest technology that assists industrious farmers. Now with the passage of bills, our farmers will have easier access to futuristic technology that will boost production and yield better results. This is a welcome step.
मैंने उन्होंने और ये इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी में ट्वीट करके भी बोला है, और कैसे बोलेंगे? नो नो, मुझे अभी भी शक है सर। क्यों, अब क्यों शक है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये केवल इसी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को याद आएगा, हाँ, कि एपीएमसीज की मोनोपोली खत्म करनी है? एपीएमसीज की मोनोपोली तो खत्म हो रही है, तो अगर खत्म होके फायदा होता तो और सारी जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनको भी ध्यान आना चाहिए, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हाँ, तुम्हें ऐसा जरूर लग रहा होगा कि इसमें गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ नहीं है। सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने खुद स्टेटमेंट दी है, विद रिगार्ड्स टू एमएसपी वी गेव एन एश्योरेंस दैट इट was there, it is there and will continue to be there। क्या बात कर रहे हो? एक प्रॉब्लम है। क्या मतलब? हमें तो शक है कि आप लोग इसको हटाने वाले हो और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योरमेंट बंद करेगा। हम समझने की कोशिश करो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खुद की मोनोपोली खत्म करने का तरीका है ये लॉ। क्या बोल रहे हो? यस, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की खुद की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, तो हमें ये जो माल खराब होता है, ये इतना खाना अनाज सड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ? अगर एक फार्मर को अपने स्टेट से छोड़कर दूसरे स्टेट जाकर बेटर प्राइस मिलता है और वहां जहां पर उसके माल की डिमांड है वहां जा सकता है, तो क्यों क्यों हम ये माल खराब करें? क्यों फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी मोनोपोली करे? तो यहां पर सिर्फ मोनोपोलाइजेशन ऑफ एपीएमसीज यानी कि मंडियों की बात नहीं है, इवन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को हम नहीं टॉलरेट करने देंगे। तो मेरे को एक और थॉट आ रहा है, क्या कितने लोगों के पास आपको लगता है कि ऐसे ट्रक या लॉरीज होंगी या फिर रिसोर्सेज होंगे कि वो पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कहीं भी, मध्य प्रदेश, ये सामान लेकर जाएंगे? नहीं है। तो ये तो सारा नियम ही बेकार है। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या जस्ट बिकॉज आज तुम्हारे पास ट्रक, ट्रैक्टर या ट्रक्स या लॉरी नहीं है, तो क्या सरकार ने इसके बारे में लॉ ही नहीं बनाना चाहिए? यार पहली बार रास्ता तो खुल जाए, खुल जा, सिम सिम तो कर दो। अभी तक तो ये इलीगल है ना, अभी तक तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांसफर अलाउड, सेलिंग अलाउड ही नहीं थी। तो ये लॉ तो वेलकम फर्स्ट स्टेप तो मान लो, ये बात भी सही है। तो हमें ये बात का भी शक है कि आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ही ये कर रही है, उससे पहले किसी को नहीं याद आया। मुझे एक ख्याल आया, तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही बोला था मैं राजनीति नहीं कर रहा, बट मुझे इतना यकीन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी हमारे फार्मर्स के बारे में अच्छा सोच रही है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये घोषणा पत्र था लोकसभा चुनाव 2019, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हेडिंग हम निभाएंगे। तो ऑब्वियसली ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जरा ध्यान से देखना। ये है पॉइंट नंबर 11, ये है पॉइंट नंबर 12। तो दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा लिखा है। अच्छा चलो, मैं इसको इतने ही पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ और ध्यान से पढ़ना। हिंदी में मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2019 के संकल्प पत्र में कृषि विपणन से संबंधित शामिल बिंदु नंबर 11 था और नंबर 12 था। तो मैं उसी चीज को हाईलाइटेड और बोल्ड में या फिर जूम इन करके बता रहा हूं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों, अरे इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करो। अरे ये तो मैं भूल ही गया था। हिंग कांग्रेस कृषि एग्रीकल्चरल उपज प्रोडक्ट्स मंडी मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी के अधिनियम लॉ एक्ट में संशोधन अमेंडमेंट करेगी, जिससे कि कृषि उपज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट और अंतरराज्य व्यापार इंटर स्टेट ट्रेड पर लगे सभी प्रतिबंध यानी कि ऑब्स्टेकल्स या रिस्ट्रिक्शंस समाप्त हो जाएं। व्हाट? तो इस लॉ ने कुछ अनोखा तो नहीं किया, यही तो किया है कि एपीएमसीज की मोनोपोली चली जाए और एपीएमसीज की मोनोपोली चले जाने के बाद
लॉ जो बनाए जाएंगे, उसके बाद आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जहां मर्जी अपना माल बेच सकते हो और इवन एक्सपोर्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 12, हम बड़े गांवों और छोटे कस्बों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में किसान बाजार की स्थापना करेंगे, जहां पर किसान बिना किसी प्रतिबंध के अपनी उपज बेच सके। प्राइस डिस्कवरी, एग्जैक्टली, हमारा किसान क्यों फंसा रहे उसी जोग्राफिकल एपीएमसी में, वो उसको जहां अच्छा प्राइस मिलेगा ही शुड गो एंड सेल इट। वाओ बेटा, यही ट्रेजेडी है इस देश की। सब लोग, सारी पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब ऑपोजिशन में होती है तो कुछ और बोलती है, जब पावर में होती है तो कुछ और ही बोलती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही करना चाहती थी, जस्ट बिकॉज समबडी एल्स इज इन पावर आप कुछ और बोलने लग गए हो। और वही लॉ जो जिस संकल्प को लेकर आपने 2019 का इलेक्शंस लड़ने की बात की थी, उसी संकल्प में आपने इसी चीज को माना था और आज उसी चीज को अपोज कर रहे हो। नहीं भूलो कि यहां पर जो मेरा फायदा वो पॉलिटिकल नहीं है। मुझे राजनीति से क्या मतलब, हम तो पॉलिटी के, हम तो लॉ के स्टूडेंट्स हैं। हमें तो सिर्फ इस बात मालूम है, मेरा फार्मर का भला कर दो यार, बड़ा ज़रूरी है। उसको बिल्कुल तकलीफ ना हो। तो कौन सी तकलीफ दी जा रही है? एमएसपी कहीं नहीं जा रहा। सो एमएसपी का एक और डिमांड है, सर एमएसपी के बारे में लॉ बनाओ। आज तक एमएसपी के बारे में लॉ नहीं बना, तो आज क्यों बनाया जाए? जिस एमएसपी को मैंने छेड़ा नहीं उसको मैं क्यों बदलूं? तो कल सूर्यदेव ईस्ट से आएंगे। व्हाट? कल सूर्यदेव ईस्ट से आएंगे, पूरब से उदय होंगे, तो ये तो होना ही है ना। तो इसके बारे में लॉ बनाने की क्या जरूरत है? एमएसपी आज से पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहेगा और चलता रहेगा। ना इससे पहले कभी लॉ की बात है, ना उसको बात की कभी जरूरत है। जिस तरह से हमें सूरज के बारे में, सूर्य देव के बारे में नहीं बोलने की जरूरत है कि कल वो पूरब से ही उदय होंगे, तो उनके लिए स्पेशल लिखने की तो जरूरत नहीं। इट इज बट अंडरस्टूड। सो व्हाई आर वी मेकिंग एन इशू आउट ऑफ एन इशू विच इज नॉट देयर? एंड दिस इज द कॉन्टेक्स्ट। तो आर्टिकल 39, पॉलिटी से, हम तो पॉलिटी के स्टूडेंट्स है ना, तो मैंने ऐसे सोचा कि ये मोनोपोली मोनोपोली के बारे में क्यों ऐसा बात किया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मेरे डीपीएसपी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी में क्लियरली लिखा है दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. What? यही है मेरा बच्चा, ये बोल रहा है मोनोपोली मत होने दो। तो ये तो तुम्हारे डीपीएसपी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पर लॉ बन रहे हैं। तो यही तो लॉ है, यही तो लॉ बनाया हमने। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ और है माय फ्रेंड्स। प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि इस लॉ का मकसद इज नॉट टू रिमूव एपीएमसीज मेरा बेटा, इट इज टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ एपीएमसीज and provide the farmers the freedom of choice of sale and purchase of agri produce. कोई पूछता नहीं है, कोई बताता नहीं है, एंड दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम। कोई, द एंटायर कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग अक्रॉस एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। बट एक प्रॉब्लम अभी भी है सर। अब क्या प्रॉब्लम है? ज्यादातर ये प्रॉब्लम पंजाब और हरियाणा में इतना ऑपोजिशन क्यों हो रहा है? द रीजन टू दैट हियर इज कि पंजाब, अकॉर्डिंग टू द पंजाब रिपोर्ट्स और द रिपोर्ट्स, अबाउट 3500 टू 3600 करोड़ पंजाब गवर्नमेंट को अर्न होता है। कहां से? उन्हीं मंडियों से, उन्हीं एपीएमसी से, उन्हीं एपीएमसी से ये होता है। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ने वार्न किया था एग्री रिफॉर्म्स टू टेक अवे अ बिग शेयर ऑफ पंजाब रेवेन्यू फ्रॉम मंडीज। व्हाट? यस मेरा बच्चा, ये फार्मर्स का इशू ना होकर एक फेडरलिज्म का प्रॉब्लम हो गया। क्या मतलब? तो अगर मैं पंजाब गवर्नमेंट के बारे में सोचूं तो पंजाब गवर्नमेंट सोचेगी कि यार हमें पास 3500-3600 करोड़ रुपया हर साल आता है, हर साल भी नहीं आता इनफैक्ट, ओके, और ये कंटिन्यूसली आता जाएगा बिकॉज हर 6 महीने में कटाई होगी। ये तो हमारा रिचार्ज है,
ये तो हमारे पास कंटिन्यूस इनकम है। इन अ वे पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से उनको सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने ये 3500 3600 करोड़ कम कर दिया, 3500 3600 करोड़ रुपए बहुत होता है स्टेट के बजट के लिए, अगर ये कम कर दिया तो पंजाब की गवर्नमेंट किस पे डिपेंडेंट हो जाएगी? सेंटर पे। Oh, exactly, my friends. That is the पंजाब का मंडी टैक्स है 6% फॉर नॉन बासमती। ये मैं थोड़े से एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हरियाणा 4%, उत्तर प्रदेश 2%, राजस्थान 1.6%, 1%। और जैसे 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 तुम नोटिस करते जा रहे हो, इट इज बिकमिंग अ पॉलिटी इशू रादर देन अ पॉलिटिक्स इशू। इसमें दो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी बहुत महत्व रखते हैं। वन इज DPSP, द अदर वन इज फेडरलिज्म। तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे चल रहा है, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम विच मोस्ट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। तो मैंने आज एक एक्ट की बात कर ली है। ये एक एक्ट तुमको बहुत 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 काम आएगा। तुम्हें ये बात पता चल गई कि इट इज नॉट टू बी डन, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रिमूवल ऑफ APMC। ये प्लीज, अगर मेरे कुछ किसान भाई इसमें देख रहे हैं, या फिर दोस्त इन पंजाब या हरियाणा या जहां भी ऑपोजिशन हो रहा है उसको देख रहे हैं, तो वो प्लीज इसको कम्युनिकेट करें दैट इट इज नॉट दैट APMC को लिए जा रहा है, वो APMC को रेगुलेट करने का कॉन्सेप्ट है। तो इस पैराग्राफ को पकड़ के रखो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज ओनली टू ब्रेक द मोनोपोली, और ब्रेकिंग द मोनोपोली तो तुम्हें DPSP बोलता ही है। और तुम्हारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है फेडरलिज्म। एक और प्रॉब्लम है, तो पहले इसको क्विकली एक बार देख लेते हैं, रिकैप। सो व्हाट इज दिस लॉ अलाउइंग? इट अलाउज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस outside the physical premises of markets notified under state agriculture produce marketing legislation. In addition to mandis, freedom to do trading at farm gate, cold storage, warehouse, processing units. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए वैसे ये कुछ खास अनोखी बात नहीं थी। इट प्रपोजेस एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग अ सीमलेस ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली, और एबॉलिशन ऑफ सेस और लेवी। छुट्टी करो, कोई सेस नहीं देना, कोई चार्जेस नहीं देना। अरे यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं फार्मर से सेस नहीं लेता, टैक्स नहीं लेता, तो फार्मर तो खुश है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जा रहा। तो दुख है किसका? इज इट द फार्मर और इज इट द स्टेट गवर्नमेंट? Is it a matter of APMCs being removed, or is it a matter of APMCs being regulated? सवाल $1 करोड़ का है। क्या मतलब? सोचो, सोचने वाली बात है, और एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट लॉ जो कि इंपॉर्टेंट लॉ है इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। ये क्या हुआ सर? तो यहां पर हमें फिर दो दो डिविजन्स की बात करनी पड़ेगी। एक है छोटा किसान और एक है बड़ा किसान। ये क्या होगा? छोटा किसान आमतौर पर उसको माना जाता है जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है। दुख इस बात का है इस देश में कि ज्यादातर हमारे किसान भाई छोटा ही किसान है। ओके, तो उनके पास इतना ज्यादा लेवरेज ऑफ मनी नहीं होता, और इन कॉन्ट्रास्ट जो बड़े किसान होते हैं उनके बड़े बड़े थ्रेशर्स होते हैं। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर्स होता है, उनकी ज़मीनें जहाँ तक आंखें जा रही है वहाँ पर तक ज़मीन ही ज़मीन है। तो बड़ा किसान और छोटे किसान में आप इस टाइम क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? इसका भी एक रीज़न है। तो यहाँ पर इस लॉ में, जो दूसरा लॉ मैं बता रहा हूँ, इसमें फार्मिंग अग्रीमेंट, जिसको प्यार से और बड़े फेमस आजकल टीवी में आ रहा है, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, को परमिशन दी गई है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो आई विल नाउ एक्सप्लेन। तो मैं हूं एक फार्मर। ओके, तो मैं एक फार्मर हूं, मैंने एक प्रोड्यूस किया, सपोज मैं पैडी ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। जब तक मैं पैडी सो करूंगा और जब तक मैं उसको हार्वेस्ट करूंगा, भगवान जाने दुनिया भर में कितनी सारी विचित्र चीज़ें हो सकती है। मेरी प्राइस बढ़ सकती है, कम सकती है, मैं तो हमेशा घबराए घबराए रहूँगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहले मेरे को फार्मर की परेशानी है। अब मैं दूसरी साइड भी जा सकता हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियल हाउस चलाता हूँ। क्या बनाते हो सर? मैं बिस्किट्स बनाता हूँ। तो मैं बिस्किट्स बनाता हूँ, मैं इंडिया में 20 करोड़ बिस्किट्स बेचता हूँ। काफ़ी पैसा है सर आपके पास? अरे बड़ा पैसा है, लेकिन बिस्किट्स बनाने के लिए मेरे को जो आटा चाहिए, ओके, वो मैं किराने की दुकान से तो खरीदूंगा नहीं। तो मैं अपने एक बिजनेस डेवलपमेंट आदमी को बोलता हूँ, भाई तू जा और पंजाब के एक
या हरियाणा के या किसी भी स्टेट के एक गांव में जा चले जा, ओके, और जरा सर्वे कर कि हमें कितनी फील्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा जितनी हमारे रिक्वायरमेंट ऑफ आटा है वो पूरा हो जाएगा। सो वो जाता है, वो बोलता है कि सर ये विलेज है ना पूरा पूरा अगर हमारे लिए वीट ग्रो करेगा या फिर अगर मैं कुछ पैडी से रिलेटेड ग्रो कर रहा हूँ, ओके, तो हमारा काम चल जाएगा। तो मैं जाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने, किसके साथ? फार्मर्स के साथ। मैं उस विलेज के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स को बोलता हूँ कि भाई तुम सब लोग वीट उगाओ, ओके, और ज़रूरत पड़ेगी तो पैडी डिपेंडिंग ऑन मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, ओके, तो तुम उगाओ, मैं तुम्हारे साथ एक्स अमाउंट ऑफ प्राइस पर इसको बाय कर लूँगा। वाओ! कौन खुश? मैं खुश। मैं कौन हूँ? इंडस्ट्रियलिस्ट। कौन खुश? मेरा फार्मर खुश। क्यों फार्मर? क्यों? क्योंकि फार्मर को मालूम है यार अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी आने ही वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सोचोगे, तो तुम कंपेयर करो, जिस तरह से गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, उसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने यानी कि जो प्राइवेट वाले हैं उन्होंने भी हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मेरा दुख थोड़ा है, मेरी तो खुशी है। ऐसा कैसा सर? मेजर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ हमें प्रॉब्लम किस बात की है। प्रॉब्लम ये बात की है कि अगर हमारे और उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया तो आप क्या करोगे? अगर वो कंपनी बोलती है हम आपका माल नहीं लेते, सो मैंने तो उगा दिया, अब क्या करूं मैं इस बारे में, तो मैं कहाँ लेकर जाऊंगा? तो अब यही एकमात्र डिस्प्यूट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने गवर्नमेंट को सोचा, तो गवर्नमेंट बोली कि ऐसे करो कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास चले जाओ, वो सेटल कर लेंगे। नाउ दिस इज द ओनली ऑब्जेक्शन इन दिस मैटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। अगर इसमें से और भी ऑब्जेक्शन निकल गई तो एक्चुअली कॉन्क्रीट तो केवल यही है कि इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है। तो द गवर्नमेंट इज नाउ प्रपोजिंग, या तुम्हें इतना दुख हो रहा है कि तुम्हें लगता है कि फार्मिंग एग्रीमेंट हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारा रेट नहीं मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाएगी? कोई बात नहीं, वी आर नाउ गोइंग टू अमेंड और हम सिविल कोर्ट्स को अलाउ करेंगे। जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो लोगों का बिजनेस होता है, उनके बीच में जैसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होता है वैसे होगा। एक और प्रॉब्लम है सर, इतने आराम से कहाँ सेटल हुआ मालूम है? सपोज सपोज फार्मर का माल खराब हो गया, सपोज फार्मर का माल खराब हो गया, या तो फार्मर इज नॉट एबल टू डिलीवर, ओके, तो कंपनी ने तो भाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो कंपनी है ना मेरे फार्मर की ज़मीन हथिया लेगी। मजाक लगा के रखा हुआ है क्या? क्या ये मेरे फार्मर की ज़मीन है? दुनिया में ऐसा कोई लॉ नहीं बना है, ऐसा कोई लॉ बन भी नहीं सकता जिससे कि सेल, लीज और मॉर्टगेज ऑफ फार्मर्स लैंड होगा। कमाल है ये भारत देश ना, सही मायनों में फार्मर्स का देश है। यू कैन नॉट डू दिस। तो गवर्नमेंट इज क्लैरिफाइंग दिस, सेल, लीज और मॉर्टगेज ऑफ फार्मर्स इज टोटली प्रोहिबिटेड एंड फार्मर्स लैंड इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज मियरली अ कंफ्यूजन। देयर इज गॉट नो प्रॉब्लम विद रिगार्ड्स टू दिस एट ऑल। वेरी गुड। थर्ड प्रॉब्लम इज विद रिलेशनशिप टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। ये क्या है? तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन 1955 एक्चुअली इज अ ब्रिटिश लेगेसी। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हमारे लिए ट्रेजेडी क्रिएट कर दी थी। उन्होंने एक तरीका निकाला था दैट उन लोग नहीं चाहते थे कि इंडियंस के पास खाने पीने का सामान पहुंचे, इन द कॉन्ट्रास्ट टू कि उनके ब्रिटिश ट्रूप्स को, सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर टू में मिल जाए। इसलिए उन्होंने एसेंशियल सप्लाईज टेम्पररी ऑर्डर्स एक्ट पास किया था 19, जिसको रिप्लेस किया था 1946 में, जिसको रिप्लेस किया था हमने 1955 में। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। तो हम लोगों ने इसलिए क्यों किया? इसलिए किया बिकॉज स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्लैक मार्केटिंग या फिर होर्डिंग, ओके, जमाखोरी जिसे बोला जाता है, वो बड़ा किया जाता था। तो हमारे यहाँ पर जानबूझ के प्राइसेस इन्फ्लेट कर दिए जाते थे और उसके खिलाफत में हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाया और अब हमने सेक्शन 3 को अमेंड कर दिया। क्या बात कर दिया? अब आपने क्या कर दिया? हमने बहुत सारे ऐसे सामान जिनको कि हम लोग नहीं चाहते कि एसेंशियल कमोडिटीज में आए, उसको डीलिस्ट कर दिया। व्हाट आर यू सेइंग? मतलब आप होल्ड कर सकते हो, आप जमा कर सकते हो, हाँ। तो एक्सेप्ट इन 3-4 कंडीशन, जैसे वॉर, फैमिन,
भुखमरी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्राइस राइसेस या नेचुरल कलामिटीज हो, उस दौरान को छोड़ के हमने ज़्यादातर सामान को विच यूजुअली इंक्लूड सीरियल्स, पल्सेस, पटेटो, अनियन, एडिबल ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स, इनको डीलिस्ट करने का फैसला किया गवर्नमेंट ने। ये क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? इसका मतलब है लोग इसको होर्ड करेंगे, इसको जमा करेंगे, इसको स्टोर करेंगे और फिर उसको हाई रेट पे बेच सकते हैं। हाँ, तो इससे तो व्यापारियों को फायदा होगा, ब्लैक मार्केटियर्स को फायदा होगा। जरूरी नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये स्टोरेज फार्मर भी कर सकता है। ओ, तो अगर फार्मर को फायदा होता है तो तुम्हारा क्या दुख है? ओ, ये तो सोचा ही नहीं सर हमने। एग्जैक्टली माई पॉइंट माई फ्रेंड्स, ये सोचा ही नहीं। फार्मर्स को ये स्टोर करने का मौका है। अगर तुम्हें लगता है थोड़े टाइम बाद ज़्यादा रेट्स मिल सकते हैं, इस टाइम पर तुम स्टोर कर दो तो यू कैन सेल इट। एक और प्रॉब्लम है क्या? हमारे फार्मर तो सर बड़ा गरीब है, छोटा किसान के पास कहाँ कोल्ड स्टोरेज, कहाँ वेयर हाउसेस। मैं बात बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। द पॉइंट हेयर इज, मैंने तो केवल लॉ बनाया है ना, खुल जा सिम सिम किया है ना। दरवाजा खोलने में क्या एतराज है? एक बार लॉ बन गया, अब फार्मर को ये आज़ादी है। आज नहीं तो कल इंफ्रास्ट्रक्चर आ ही जाएगा। अब तक तो ये इलीगल था ना। अरे ये भी तो सोचो कि आज तक कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, स्टोरेज प्लेसेस क्यों नहीं बने? फार्मर के नसीब में क्यों नहीं बने? क्योंकि फार्मर को मालूम था ये लॉ के खिलाफ है। आज लॉ खुल गया, कल कोल्ड स्टोरेज भी खुल जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है। क्यों हम हमेशा गलती दिशा में सोचें? ये तो सोचो ये दरवाज़ा खोल दिया गया है, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट? तो हमने बहुत सारे सामान को हमने अब डीलिस्ट कर दिया है, जिसको फ़ायदा आने वाले वक्त में फार्मर्स का हो सकता है। सो बेटा मैं फिर ये बोल रहा हूँ, दिस इज प्राइमरली अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स। इट इज प्राइमरली अ इशू ऑफ पॉलिटिक्स रादर देन एनीथिंग एल्स। मेरा काम था तुम्हें पॉलिटी पढ़ाना। अब इस तरह से सब्जेक्ट समझ आ जाता है। अगर तुम इस तरह से सब्जेक्ट समझोगे देन यू विल रीच अ हायर फुटिंग। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आए। मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। मेरा केवल पर्पस ये था कि तुम्हें इन फार्म लॉस की कंट्रोवर्सी का रियलिटी बताऊं। चॉइस इज योर्स। जॉइन मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई रिमाइंड यू वंस मोर टू join us on An Academy Plus classes. In the words of An Academy, let's crack it. इस तरह से पढ़ते हैं पॉलिटी विद सेड लाइव, और मैं तुम्हें पता चलेगा सब्जेक्ट पकड़ते कैसे। तो मैंने इन्हीं लॉज को पढ़ा और तुम्हें पॉलिटी के मेथड में समझाया है। इफ यू वांट टू जॉइन मी, join the laser sharp polity governance courses. यूज माई कोड सेड लाइव टू ज्वाइन माई कोर्सेज। और याद रखना है दिसंबर हो गया है, अब ज़्यादा देर मत करना। मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस वेरी वेरी सून। मेरे पास बहुत सारी मैंने क्विजेस लॉन्च की हुई है। सो दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू डू इट इन द वर्ड्स ऑफ अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।